गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है हमें, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यानी ए ग्रेड के लिए कितना जो है औसत चाहिए, उसके 90 अंक या 90 से अधिक। अब यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। यानी जो 5वें अंक जो उसके 5वें सब्जेक्ट में जो अंक होंगे वो इतने होंगे कि इन सबका यदि औसत निकाला जाए, उसके 4 परीक्षाओं के अंक जो दे रखे हैं वो प्लस जो 5वीं परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए उनका यदि औसत निकाला जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 90 से अधिक या 90 या 90 से अधिक। तो माना वह न्यूनतम अंक x है। जब वो न्यूनतम अंक x है तो हमने x को न्यूनतम मान लिया, तो बाकी के जो अंक हैं उन सबको मिला के औसत निकालें तो x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 इनका औसत निकालना है डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो औसत है इसका मान या तो 90 होना चाहिए या 90 से अधिक होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू या तो 90 के इक्वल होनी चाहिए या 90 से अधिक होनी चाहिए। इस पूरे का जो औसत है वो या तो 90 के बराबर या 90 से अधिक होना चाहिए। सॉल्व करें इसको। ये हो गए आपके x प्लस ये हो गए 8 और 9, ये 5 और 4 9 और 2 11 और 7 18, 9 18 9 30 27 और 8 35 और 1 36। ये 5 पॉजिटिव नंबर है, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 450 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल 450 माइनस 368, ये हो गए 32 एंड यानी 82। x इज ग्रेटर देन और इक्वल 82। यानी यदि सुनीता को 82 अंक या 82 से अधिक मिलते हैं तो उसके 5 परीक्षाओं का कुल मिलाकर जो औसत होगा वो 90% के बराबर या 90% से अधिक होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, सबसे पहले तो हम विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या होती है आपकी 1 3 5 7, ये सब कैसी हैं, विषम संख्या। 2 4 6 8 ये कैसी हैं, सम संख्या है। तो विषम संख्या में हम एक चीज नोट कर रहे हैं, 1 3 5 7 यानी प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर है। प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर है। जब प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर है तो यदि मान लो पहली हम जो है अगर 1 मान रहे तो दूसरी 3 हो गई। यदि हम पहली x मान ले तो अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 2, यानी उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली मिल रही है। जैसे 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। तो यदि हम पहली विषम संख्या क्रमागत x मानते हैं तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2। माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगी।
यानी हमने दो क्रमागत विषम संख्या लिख ली x और x प्लस टू। किसके आधार पर लिखी है? क्योंकि हमने विषम संख्या को देखा, प्रत्येक विषम संख्या में दो का अंतर है, तो यानी पहली विषम संख्या हमने जो मानी है उसमें यदि हम दो जोड़ेंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब वो कह रहा है इसमें कि इनके योगफल 11 से अधिक होने चाहिए। इसका मतलब x पहली क्रमागत विषम संख्या प्लस x प्लस टू ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या, इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 11 से अधिक होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 11। उसने 11 के बराबर नहीं कहा है, इसलिए हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो x प्लस टू इज ग्रेटर देन 11। सॉल्व करें इसको तो 2x प्लस टू इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x इज ग्रेटर देन 9 या x इज ग्रेटर देन 9/2। पॉजिटिव संख्या चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन 4.5। एक कंडीशन तो हमें ये निकाल ली कि यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल 11 से अधिक है तो x का मान 4.5 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। उसने कहा कि 10 से कम, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दूसरी का जो क्रमागत विषम संख्या वो कैसी है? 10 से कम है। इसका मतलब चूंकि क्रमागत विषम संख्याएं 10 से कम है, 10 से कम है, इसलिए x इज लेस देन क्या हो जाएगा? 10। x इज लेस देन 10, यानी x का मान 10 से कम और 4.5 से अधिक होने चाहिए। अब 4.5 और 10 के बीच में विषम संख्या देखते हैं। ये आपका ये संख्या रेखा देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से कम इस ओर चलना है हमें। 4.5 यहां कहीं होगा, 4 और 5 के बीच में, इससे इधर चलना है। 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो देखना 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा आपकी कौन कौन सी विषम संख्या मिल रही है? 5 मिल रही है, 7 मिल रही है और 9 मिल रही है। ठीक है, 5 7 और 9, क्योंकि 4.5 से बड़ी होनी चाहिए विषम संख्या और 10 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्या मिल रही है? 5 7 और 9, ये तीन ही विषम संख्या मिल रही है। तो यानी पहला पेयर 5,7, यदि हम पहली विषम संख्या 5 लें तो दूसरी क्या हो जाएगी? 5 प्लस 2 7। तो पहला पेयर कौन सा आ गया? 5 प्लस 7 वो 5,7। दूसरी यदि हम विषम संख्या पहली विषम संख्या लें 7, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 7 प्लस 2 9। ये दो पेयर हो गए, 5,7 और 7,9। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लो कि जो हमें दी गई हैं। दोनों विषम संख्या 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 और 7 4.5 से बड़ी हैं। इन दोनों का योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। 5 प्लस 7 क्या होगा? 12। 12 11 से अधिक है, यानी हमारी दोनों शर्तें पहला जो जोड़ा है उसके लिए दोनों शर्तें सेटिस्फाइड हो रही हैं, दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा पेयर देखें 7,9। 7,9 में जो है पहला पेयर आपका, जो पहली विषम संख्या कौन सी है? 7 और 9। दूसरी है विषम संख्या 9। क्या दोनों ही 10 से छोटी हैं? 7 और 9 बिल्कुल दोनों 10 से छोटी हैं। और इन दोनों ही संख्याओं का योगफल करके देखें तो 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16। क्या 11 से अधिक होता है 16? बिल्कुल होता है। तो यानी अपने दो पेयर निकल के आएंगे ऐसे जो क्रमागत विषम संख्याएं भी हैं और इनका योगफल 11 से अधिक है, और ये दोनों संख्या आपकी कैसी होंगी? 10 से कम होंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें।
क्वेश्चन नंबर 24 भी एग्जैक्ट आपका 23 जैसा ही है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या यानी पहली सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही होती है सम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या है, जिनमें नहीं जाता वो विषम संख्या है। तो 2 आपका 2 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी यह प्रत्येक सम संख्या में भी 2 का ही अंतर होता है। जैसे प्रत्येक विषम संख्या में 2 का अंतर होता है वैसे ही प्रत्येक सम संख्या में भी 2 का ही अंतर होता है। जब प्रत्येक सम संख्या में 2 का अंतर होता है तो यदि हम पहली सम संख्या x माने तो अगली क्या मानेंगे? x प्लस 2। यहां पर यह मत करना कि पहली x मान ली दूसरी x माइनस 2, 2 का अंतर है 2 घटा दिया। 2 का अंतर है तो इसका मतलब 2 जोड़ना है, क्योंकि हमें जैसे पहली सम संख्या 2 है तो अगली सम संख्या क्रमागत प्राप्त करने के लिए उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 + 2 4। तो यानी हम क्रमागत जो सम संख्या मानेंगे वो कौन कौन सी मानेंगे? माना क्वेश्चन नंबर 24, माना पहली क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या 2 है वो x है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2, x प्लस 2 होगी। अब उसमें वो कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 23 से कम होना चाहिए। इन दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 23 से कम होना चाहिए, यानी x प्लस 2 दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कर लिया और इसका जो मान होना चाहिए योगफल है वो क्या होना चाहिए? 23 से कम होना चाहिए। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 23 से कम हो गई। अब इसको सॉल्व करें। x प्लस x 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, 2x इज लेस देन 23 माइनस 2, 2x इज लेस देन 23 में से 2 गए 21, तो x इज लेस देन 10.5, यानी x का मान कितना आएगा? 10.5। 21/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x का मान 10.5, यानी x का मान 10.5 से कम होना चाहिए। अब उसने आगे इसमें प्रश्न में कहा है कि क्रमागत सम संख्याओं को ऐसे याद कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों, अर्थात क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं 5 से बड़ी हैं, इसलिए x इज ग्रेटर देन 5, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 5। तो x प्लस 2 की तो अपने आप ही ग्रेटर देन 5 होगी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो x प्लस 2 की तो कंफर्म ग्रेटर देन 5 होगी। अब x का मान 5 से अधिक और 10.5 से छोटा होना चाहिए। संख्या रेखा बना के देखें जरा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो x का मान 10.5 से छोटा, 10.5 यहां कहीं होगा, 10.5, 10 और 11 के मध्य, और 5 से बड़ा ये है ही, तो यानी x का मान 5 से बड़ा यानी इस ओर चलेंगे, 10.5 से छोटा इस ओर चलेंगे। अब 5 और 10.5 के बीच में सम संख्या देखा कौन कौन सी आ रही है? एक तो 6 आ रही है, एक 8 आ रही है और एक 10 आ रही है। ठीक है, 6, 8, 10। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि क्रमागत सम संख्या, तो सबसे पहली क्रमागत सम संख्या 5 से बड़ी कौन सी है? 6। और इसका इससे अगली संख्या क्या होगी? 6 प्लस 2, x प्लस 2 करना है। अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 6 प्लस 2 यानी 8। तो पहला जो युग्म निकल के आया अपना 6, 8।
तो पहला युग्म यदि 6,8 निकल के आया तो पहले इस युग्म के लिए दोनों शर्तों को देखते हैं, क्या ये दोनों शर्तें सेटिस्फाइड हो रही हैं। सबसे पहली शर्त क्या है, इन दोनों का योगफल 23 से कम होना चाहिए। जोड़ के देखो 6 और 8 14, 14 क्या 23 से कम है, बिल्कुल है। फिर दोनों ही संख्याएं क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों 6 भी 5 से बड़ा है और 8 भी 5 से बड़ा है, यानी दोनों शर्तें हमारी सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो पहला युग्म क्या होगा सम संख्याओं का, 6,8। अब दूसरा युग्म देखते हैं। यदि क्रमागत सम संख्या हमने x की वैल्यू यदि 8 हो तो इससे अगली संख्या क्या होगी, 10 होगी। तो 8,10, 8,10, तो 8,10 यानी 8,10 जो है देखें क्या दोनों 5 से अधिक है, 8 भी 5 से अधिक है और 10 भी 5 से अधिक है। इसके अलावा इन दोनों का योगफल करके देखें, 8 और 10 18, 18 का 23 से कम होता है, बिल्कुल 23 से कम होता है 18। तो यानी दोनों कंडीशन इस युग्म के लिए भी सेटिस्फाइड है। अब यहां पर जनरली मिस्टेक क्या है, यहां पर बच्चे इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं, जबकि x का मान 10 हो सकता है, x का मान 10 और इससे अगली क्रमागत विषम संख्या 10 + 2 क्या होगी, 12। अब बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर 10.5 से कम लेनी थी हमें, तो हम 10.5 से कम ले रहे हैं x का मान। यहां पर 10 क्या है, 10.5 से कम है, तो ये 12 क्या निकल के आ रहा है, ये तो x + 2 का मान है। ये किसका मान है, x + 2 का मान है, जबकि हमें तो कंडीशन x के लिए तो दोनों दी हुई है, x का मान 5 से अधिक होना चाहिए और x का मान 10.5 से कम होनी चाहिए। यानी हमारी क्रमागत सम संख्या क्या है, x, x + 2 है। क्रमागत सम संख्या है क्या है, x, x + 2। तो यदि x का मान, तो हम जो है x + 2 का मान नहीं दिया हुआ है दोनों जगह किसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है। तो हम x का मान यदि 10 ले और अगली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, x + 2 के हिसाब से क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब इन दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाइड करके देखो, क्या 10 और 12 5 से बड़े हैं, बिल्कुल है दोनों। क्या इन दोनों का योगफल 10 और 12 कितना होता है, 22, क्या होगा 23 से कम है क्या, बिल्कुल है 22 23 से कम। तो क्या दोनों ही कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस प्रकार के 3 युग्म हमें प्राप्त होंगे, 6,8, 8,10 और 10,12, जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हैं और इनका योगफल क्या है, 23 से कम है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। यानी हमें जो तीनों भुजाओं की कंडीशन दे रखी है वो छोटी भुजा के आधार पर दे रखी है। छोटी भुजा के आधार पर बड़ी भुजा निकलेगी और तीसरी भुजा बड़ी भुजा से कम है, तो तीसरी भुजा की वैल्यू बड़ी भुजा के अनुसार निकालेंगे। तो माना क्वेश्चन नंबर 25, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x है, छोटी भुजा x है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x है, सबसे छोटी भुजा मान ली। अब उसने कहा कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो यदि ये x है तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3x। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो क्या कर दें, क्या हो जाएगी, x की 3 गुनी 3x। अब जो तीसरी भुजा के बारे में कह रहा है,
त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा से क्या है 2 सेंटीमीटर कम, तो यानी 3x माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, तीसरी भुजा की। पहली सबसे छोटी भुजा की x, सबसे बड़ी भुजा इसकी क्या है 3 गुनी है, तो इसकी 3x हो गई। और तीसरी भुजा क्या है, बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से 3x में से 2 घटा दिया। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यानी ये हो गया आपका x प्लस 3x प्लस 3x 7x माइनस 2। अब वो कह रहा है इसमें तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, यानी परिमाप दिया न्यूनतम, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर न्यूनतम 61 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आया अपना, हमने जो माना है उसके हिसाब से 7x माइनस 2। तो ये 7x माइनस 2 की जो वैल्यू है, 7x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 61, यानी जो 7x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 61 के बराबर या 61 से अधिक होनी चाहिए। उसने कहा कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि या तो 61 के बराबर या इससे अधिक। एग्जैक्ट नहीं कहा, एग्जैक्ट कहता तो बराबर हो जाता, तो एग्जैक्ट तो कहेगा ही नहीं, क्योंकि चैप्टर ही असमिका है, छोटा है बड़ा जरूर देगा वो। तो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 61। सॉल्व करें इसको, तो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल 61 प्लस 2, 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल 63, 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल 63, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल 7 का डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। तो यानी x का मान, जो x क्या माना था हमने, सबसे छोटी भुजा मानी थी। अब वो पूछ रहा है इसमें तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई। तो जब x का मान है तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, यानी सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सबसे जो छोटी भुजा है वो कम से कम कितनी की होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल है या इससे अधिक, यानी 9 सेंटीमीटर से 9 या इससे अधिक। ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई या तो 9 हो या इससे अधिक हो, जिससे इसका जो परिमाप है वो 61 से या तो बराबर 9 होगी तो एग्जैक्ट 61 मिल जाएगा, और यदि मान लो जो है अधिक होगी तो 61 से परिमाप अधिक मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो कितनी, 9 की 3 गुनी कितनी हो गई, 27 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी भुजा 27 सेंटीमीटर या इससे अधिक, या इससे अधिक 27 सेंटीमीटर होगा। तो तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 27 सेंटीमीटर की होगी, तो परिमाप एग्जैक्ट आ जाएगा आपका कितना, 61। और यदि मान लो जो है इससे अधिक होगी तो 61 से अधिक आ जाएगा। अब तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा से कितनी है, 2 सेंटीमीटर कम है, तो 27 में से 2 घटा दो, 27 माइनस 2 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। यदि हम इनको एग्जैक्ट माने, 25, 27 और 9 जोड़ना जरा, 25 और 25 50 और 2 52 और 9 61। यदि हम एग्जैक्ट इन वैल्यूज को लें तो परिमाप एग्जैक्ट मिल रहा है जो अपने को दिया गया 61। ठीक है, अगर इनसे अधिक होगी तो परिमाप बढ़ जाएगा, परिमाप आगे हो जाएगा। तो यानी तीसरी भुजा की लंबाई पूछी गई है तो 25 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा की पूछी गई है तो 27 सेंटीमीटर, और सबसे छोटी भुजा की पूछी गई है तो 9 सेंटीमीटर। यानी ये प्रश्न आपसे तीसरी भुजा के बारे में पूछा गया है।
छोटी भुजा भी पूछी जा सकती है और सबसे बड़ी भुजा भी पूछी जा सकती है। तीनों में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।